चलो कंज्यूमर बिहेवियर के एक पार्ट में हमने पूरा डिमांड के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट आता है यूटिलिटी के बारे में, छोटा सा कंपोनेंट है और लॉजिकल है, इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी में हम पढ़ते हैं मीनिंग, उसमें दो चार चीजें पढ़ते हैं। फिर लो लिमिटेशन मार्जिनल यूटिलिटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद बजट के बारे में पढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस वेब के बारे में पढ़ा जाता है। वन बाय वन इन कुछ चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस तब कंज्यूम करते हैं जब उनसे कोई सेटिस्फेक्शन यानी कि हमारे को नीड है वो पूरी हो रही होती है, तभी हम उस चीज को परचेज करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको पैसा खर्च करते हैं। तो गुड्स और सर्विस की ऐसी पावर जो आपकी डिमांड को या आपकी नीड को सेटिस्फाई कर दे, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। ये मीनिंग। अब ये यूटिलिटी होती है, इस पे कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इसको कैलकुलेट किया जा सकता है और कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो दो अलग अलग तरह की थ्योरी है। जो बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन को हम नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है कार्डिनल। और जो बोलते हैं हम यूटिलिटी को कभी भी कैलकुलेट सही से नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल। मतलब उसे रैंक दे सकते हैं कि ये अच्छा है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, तो वो ऑर्डिनल होता है। अगर भूल जाओ, कभी कंफ्यूजन हो, तो जब काउंट करते हैं तो काउंट से सी अल्फाबेट से कार्डिनल हो जाएगा, और जब रैंक या ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर के फर्स्ट अल्फाबेट से आपका ऑर्डिनल हो जाएगा। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट आते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन शुरू करते बढ़ाते जाते हैं, तो हमारी यूटिलिटी उससे मिलने वाली चीजें बढ़ती जाती है, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, उससे जो डिफरेंस आ रहा है टोटल यूटिलिटी में, पर यूनिट को इंक्रीज करने के कंजम्पशन से हमारी यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका कॉस्ट में भी मार्जिनल का पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन में मार्जिनल का पड़ा हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। ये आपका टीपी वाले डायग्राम है, ये आपका एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन वाले डायग्राम है। तो इस चीज को पढ़ना पड़ता है, इसको बुक में टेबल बना रखी है और उसके बेस पे डायग्राम बनाए कि टोटल यूटिलिटी शुरू में बहुत जल्दी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर टोटल यूटिलिटी गिरती जाती है। मार्जिनल बढ़ती भी जल्दी है, गिरती भी जल्दी है, और मार्जिनल नेगेटिव भी होती है। इसी पे एक रूल बना हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल से पॉइंट कहता है ये कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाते हो, उससे मिलने वाली एक्स्ट्रा यूनिट से जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, वो रेगुलरली गिरती जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन बढ़ाने से गिरती जाती है। ये जो लॉ है वो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ये भी अगेन बहुत सारे प्रोडक्ट में या लगभग सारे प्रोडक्ट में लगता है, लेकिन तीन एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल नहीं लगता है। जैसे प्रेस्टिजियस गुड्स, ये आप जितने ज्यादा लाओगे उतना आपको खुशी मिलेगी और इससे आपका सेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा, कभी भी ये डाउन नहीं जाएगा। ठीक है, ये हाई वैल्यूएबल गुड्स होते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स। अगर कोई काम करना आपका हॉबी है या किसी प्रोडक्ट को यूज करना आपका हॉबी है, उस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डाउन नहीं जाएगी। या किसी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, तो वहां पे उसकी यूटिलिटी मोस्टली नेगेटिव नहीं जाती है। बाकी नॉर्मली सब प्रोडक्ट के केस में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं कंज्यूमर के केस में, कंज्यूमर के पास जितना भी पैसा अलग अलग प्रोडक्ट्स पे खर्च करने के लिए अवेलेबल होता है, वो सारा पैसा बजट कहलाता है। उस बजट से वो मार्केट में जितने भी अल्टरनेटिव अलग अलग ऑप्शंस परचेस कर सकता है, जिसमें उसका पैसा खर्च हो जाए या बच भी जाए, उस अलग अलग कॉम्बिनेशन जो उसके पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको बजट शेयर कहा जाता है। और जब इसको हम डायग्राम पे ड्रॉ कर देते हैं, तो जो लाइन बनती है वो बजट लाइन बनती है। वो लाइन इस तरह से दिखती है, और यहाँ पे एनालिसिस के लिए जो दो प्रोडक्ट मानते हैं, हो सकता है मैं प्रोडक्ट ए लिया और प्रोडक्ट बी लिया, तो इसके किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, उस कंज्यूमर का सारा बजट जो होगा वो यूज आ जाएगा। और अगर इसके अंदर भी किसी क्वांटिटी को परचेज करना है, जैसे इस प्रोडक्ट पे हो गया, इस पॉइंट पे हो गया, या इस पॉइंट पे हो गया, तो वो परचेज तो कर सकता है, वो उसके बजट सेट में भी कवर होगा, लेकिन बजट लाइन में कवर नहीं होगा, क्योंकि वो उसके बजट से पैसा कुछ सेविंग हो जाएगी। तो वो कम भी खर्च कर सकता है, मैक्सिमम बजट तक भी खर्च कर सकता है, लेकिन कभी भी वो इससे बाहर किसी क्वांटिटी पे खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके बजट से बाहर हो जाएगा। और लास्ट लेकिन इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व में हम लोग को क्या चीज पढ़नी है, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, ये मल्टीपल टाइम आपने पढ़ा होगा तो वैसी चीजें याद होती है। एक ऐसा कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर कस्टमर को दो प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम आती है, उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। यानी ये प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी,
इससे अलग अलग पॉइंट्स जिन पे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कंज्यूमर को वो हर पॉइंट पे सेम होती है, वो कर्व कौन सा कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व। सपोज ये कर्व है तो यहाँ पर जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है प्रोडक्ट ए की कुछ क्वांटिटी और प्रोडक्ट बी की कुछ क्वांटिटी, वो सेटिस्फेक्शन इसमें भी सेम होगी, इस केस में भी सेम होगी। तो हर पॉइंट पे जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलने वाली होती है वो सेम होती है, उसको बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चार आपको नॉर्मली याद रखनी है। पहले थी अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है, दूसरा ये कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, थर्ड हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन को बताता है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, और ये ओरिजिन पॉइंट से कॉन्वेक्स होता है। ये डेफिनेट ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हमेशा याद करनी है। जब हम केवल एक डायग्राम बनाते हैं तो उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, और मल्टीपल डायग्राम एक ही ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। फिर लास्ट पॉइंट इसका जो आता है वो आता है ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर। ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर मतलब एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसपे कंज्यूमर का सारा बजट भी खर्च हो जाता है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो आपका कहलाता है ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इस बजट में और इंडिफरेंस मैप को जब क्लब कर दिया जाता है तो एक ऐसा डायग्राम बनता है। अब इसमें इंडिफरेंस कर्व 1 भी है, इंडिफरेंस कर्व 2 भी है, 3 भी है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो उसको 3 पे मिलेगी, लेकिन वो बजट में भी होना चाहिए, मतलब उसका उतना पैसा कंज्यूमर के पास होना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो तीन पॉइंट ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे कंज्यूमर को बजट भी खर्च हो रहा है और इंडिफरेंस कर्व को भी टच कर रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। लेकिन क्योंकि इन दोनों पे जो पॉइंट है ये इंडिफरेंस कर्व पीछे वाले हैं तो इन पे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा और इस पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, तो इन दोनों पॉइंट को कंसीडर नहीं किया जाता है और इस पॉइंट को कंसीडर किया जाता है जहां पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसी कंज्यूमर को मिलता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर। इन दोनों को क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी बजट में आपको इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसी और पॉइंट पे मिल सकता है। और सी वाले ये थर्ड वाले इंडिफरेंस को कंसीडर क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सेटिस्फेक्शन तो ज्यादा है लेकिन उतना कंज्यूमर के पास बजट नहीं है। तो ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर जब बनेगा जब या तो उसका बजट भी पूरा कंप्लीट खर्च हो जाए और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिले, दोनों कंडीशन जब इस पॉइंट पे पूरी हो रही है, इस पॉइंट पे जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी आ रही है, प्रोडक्ट ए की कुछ क्वांटिटी और प्रोडक्ट बी की कुछ क्वांटिटी, ये जब वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस पॉइंट को ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर कहते हैं। सिंपल से पॉइंट है, मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें और इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स को और ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर को, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, इनको मैक्सिमम टाइम पढ़े, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। इसमें आपका कंज्यूमर बिहेवियर के दोनों पार्ट हो गए, फर्स्ट में हमने डिमांड किया था, सेकंड में यूटिलिटी। थैंक यू।